नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, इन वीडियोस को कितने लोग देखते हैं, कहाँ तक इसका प्रचार है, इनके विचारों को कहाँ तक इसकी पैठ है, मतलब इसकी पेनिट्रेशन है, एक विषय हो सकता है। उसके कई कारण हैं और इस देश को किस माहौल की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को देखते हुए भारतीय जनता दल अभी साधन के अभाव में सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम का सहारा लेकर के ये मुहिम वो चला रहा है कि किस देश में देशभक्ति का माहौल होना चाहिए, अवाम परस्ती का माहौल होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता का भाव का भी भाव जो है प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय भाई बहनों के दिमाग में होना चाहिए और प्रत्येक जो देशवासी हैं वो अपने को भारतीय समझें और पूरे भारतीय समाज में और पूरे इस देश में एक दूसरे को अपना ही भारतीय भाई बहन समझें और इसी को सोच करके और यही विचार करके आपस में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत और आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सभी कुछ, फिर अवाम परस्ती और फिर देशभक्ति और अवाम परस्ती, संविधान की सर्वोच्चता और अपने और अपना जो है जो ऐतिहासिक गौरव है, ऐतिहासिक जो है हमारी विरासत है, उसको साझी सोच के आधार पर उसको महत्व देना। ऐसा ही माहौल के लिए ये भारतीय जनता दल अभी फिलहाल अकेला, जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी दल न तो इस विषय में वो चिंतित दिखता है, न तो कोई इस तरह का विचार रखता है। दूसरी ओर जो है जितने भी माने मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं, इनके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है और आगे भी बताएगा और आगे भी स्पष्ट करेगा कि ये हमारे देश की विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं और इस भारतीय समाज को खंडित विखंडित करके आपस में नफरत फैला करके जो है
और सत्ता हथियाने की साजिश में निरंतर वो संलिप्त हैं और सक्रिय हैं। इस यथार्थ को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा, और जब तक ये इस तरह की समझ नहीं आएगी, हमारा मुल्क, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इसका भी एहसास भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करवा रहा है। और इसके ठीक विपरीत जो विषाक्त वातावरण, जिस तरह का इकोसिस्टम, जिस तरह का नैरेटिव जो है वो सेट किए जाने के में सब सक्रिय हैं, तो वो कितना जहरीला है और हमारे देश के लिए कितना जहरीला है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कि मतलब कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो जेएनपीसी सत्ता में रही, हमारा जो है हमारे देश को उसने हमेशा से विखंडित किया, तार किया, बांट के रखा, अंग्रेजों की तर्ज पर, और उनसे बदतर हालत में इस देश को खंडित भी किया, तार भी किया, और जो है सन 47 तो बिल्कुल नमूना है कि देश को किसी ने बांटा भी, और देश के बांटने के अनुसार के फलस्वरूप जो है 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों को जान गंवानी पड़ी। 3 करोड़ से ऊपर अपने भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े और देश विखंडित हुआ, एक पाकिस्तान बना जो कि भारत का ही हिस्सा है। और वो पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है, वो दुश्मन से भी बदतर वो व्यवहार कर रहा है। उसने 3 या 4 वो युद्ध भी लड़े हैं भारत से, और समय उसने मुंह दिखाई है। अब जो है एक प्रॉक्सी वॉर, यानी कि एक छद्म युद्ध या युद्ध जो है वो आतंकवाद के जरिए जो है वो छड़े हुए है। लेकिन ये जो कुछ भी कर रहा है अकेले नहीं कर रहा है। भारत विरोधी ताकतें जो है इसकी जो है उसके पीछे जो है वो लगी हुई हैं, खास करके अमेरिका और यूरोप के देश और चीन। उनके बूते जो है ये जो है जो छद्म युद्ध आतंकवाद का जो पाले हुए है पाकिस्तान। वरना लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो दाना को उसकी पब्लिक जो है वो मोहताज हो गई है। सरकार जो है वो पैसे के लिए जो है यानी पैसे के लिए मोहताज हो गई है। इसके बावजूद भी वो अपनी माने इतनी विकट स्थिति, इतनी विपन्न स्थिति के बावजूद भी वो पाकिस्तान अपने वो दुष्टता जो है प्रायोजित आतंकवाद जो है, और जो कि अभी भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसको वह छोड़ने को तैयार नहीं है। इतनी दुर्दशा के बावजूद भी, चूंकि उसकी आदत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि जब भी वो पाकिस्तान की बात करें तो दिमाग में हमेशा सामने लाएं कि इस पाकिस्तान को बनाने वाले वो अंग्रेज माउंटबेटन की शाह पर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ही यानी पाकिस्तान का निर्माण किया है। जिन्ना तो जो है इस षड्यंत्र के जो है एक बलि का बकरा है, इसके गोट हैं। चूंकि सत्ता हथियानी थी इसको गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, और सबके विरोध के बावजूद, देश के अवाम के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी माउंटबेटन की शाह पर नेहरू को ही जो है, नेहरू के हाथ में सत्ता प्रधानमंत्री पद का इसने दिलवाया। ये यथार्थ जो है वो दुनिया के सामने है, सबके सामने है। तो इस जेएनपीसी ने मैंने बहुत पाप किए हैं, अंग्रेजों से अधिक
ये खतरनाक जो औपनिवेशिक ताकत है जीएनपीसी, इसने भारत के खिलाफ बहुत पाप किए हैं। अंग्रेजों ने तो जो है वो इस देश की जमीन किसी और को नहीं दी, ये इसी देश पर काबिज होते हुए हमारे देश की जमीन जो है दुश्मन चीन को दे दी। राहुल गांधी ने उसी दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो है चीन के लिए भारत का बाजार खोल दिया और व्यापारिक घाटा तभी से इसे बढ़ने लगा। और जहां एक और वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू 1959 में चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा, जो कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया था। इसके बाद जो है 1962 के युद्ध के बहाने उसने 70,000 वर्ग मील दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा और उसके बाद इन जीएनपीसी वालों ने 15,000 वर्ग मील और घुसवाया दुश्मन चीन से। तो ऐसा इस तरह की गद्दारी जो है अंग्रेज भी नहीं किए थे। जिन्ना साहब भी प्रधानमंत्री होते तो शायद वो भी ऐसा नहीं करते। अब उन्हीं सारे पापों को ढकने के लिए जीएनपीसी ने तमाम जो है वो तमाम यानी षड्यंत्र किए। सबसे पहले तो उन्होंने एक जो है चाटुकार इतिहासकारों की एक फौज बनाई और चाटुकार मीडिया की एक फौज बनाई और फिर जो है चाटुकार मीडिया और पत्रकारों की फौज बनाई। उन्हीं चाटुकार पत्रकारों में रवीश कुमार और आशुतोष जैसे हैं उसके चमचे और इस देश के दुश्मन, और चाटुकार बौद्धिक वर्ग की भी फौज बनाई। इन फौजों के द्वारा जो है ये जीएनपीसी के सारे पापों को, यानी देश के खिलाफ गद्दारी के सारे पापों को ढकना और एक झूठी महिमा मंडन को खड़ा करना, एक साजिश उसकी चलती रही। इसके बाद जो छोटे मियाँ आए हैं जीएनपीसी के, जो दूसरे भाई आए बीजेपी वाले, ये सारे उसके सारे पापों को ढकते हुए और उसके सारे पापों को धुलते हुए जो है एक प्रतीकात्मक विरोध सब दिखाते हैं। बीजेपी का विरोध बस इसी पर आधारित है, ये पार्टी जो है परिवार पर आधारित है। बीजेपी के लोग और सुधांशु त्रिवेदी के लोग खुद ही जवाब दें कि कौन सी पार्टी जो है परिवार पर आधारित नहीं है। आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है और टीएमसी भी है, बहुजन समाज पार्टी है, डीएमके सभी है, और यहां तक कि बीजेपी भी एक जो वो संघ परिवार है जो है उसकी उपज है। लेकिन उसी कोई परिवारवाद को जो इस देश की गद्दार और दुश्मन है, अभिशाप है, उसको इस रूप में पेश करती कि परिवारवाद जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। इसी के रूप में उनको पेश करती है और वो जो है और इस तरह का जो है वो विरोध दिखाती है। कौन? वो जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप और गद्दार, जिसने गद्दारी की है, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक। तो लेकिन ये बीजेपी वाले बराबर उसको ढक रहे हैं। इस यथार्थ को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना पड़ेगा कि ये नकली राष्ट्रवादी जो है कितने राष्ट्र विरोधी हरकतों में लिप्त हैं। ये वो यथार्थ है। दूसरी ओर कुछ लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता दल, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो परेशानियां हैं, खास करके इस व्यवस्था से और इस सरकार से, इन सरकारों से, उनके विषय में मैंने कम बोलते हैं और उनके समाधान के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप याद रखिए, बराबर इस बात को बोला गया है कि शासन व्यवस्था जो है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शक्ति और अनुशासन, हालांकि उन्होंने तानाशाही की बात कही थी,
तो तानाशाही तो अब चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें तानाशाही संभव नहीं है। लेकिन तानाशाही का जो अच्छा गुण है सख्ती और अनुशासन, तो हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शासन पद्धति, शासन का जो शैली या माहौल था, सख्ती और अनुशासन, और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी था सख्ती, अनुशासन, नियम और कानून पालन। इस तरह मैंने इन वसूलों पर आधारित यदि शासन प्रशासन होगा तो जो हमारे कमजोर से कमजोर, मजलूम से मजलूम, गरीब से गरीब, उनको न्याय भी मिलेगा, उनको ससम्मान जो है वो इज्जत के साथ खिदमत भी मिलेगी, बगैर किसी कमी के, बगैर किसी दोष के, निर्बाध रूप से। आज देखिए, जहां भी देखिए, ये वो योगी के शासन को बोलते हैं रामराज वगैरह बोलते हैं, मैंने इस तरह के झूठा प्रचार। अरे प्रभु राम ने जो, प्रभु राम तो खैर मैंने भगवान विष्णु के अवतार थे, मैंने इस तरह की मान्यता है, और उन्होंने मैंने मनुष्य का शरीर धारण करके, यानी इस तरह से एक आदर्श मानव जीवन में या मानव जीवन की व्यवस्थाओं में एक आदर्श जो है प्रस्तुत किया। तो उससे असल बात है कि ये खोटे दिमाग वाले हमेशा बोलते हैं रामराज रामराज, उनसे तो तुलना का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन फिर भी जो हमारी आवाम है, जो हमारी जनता है, खास करके हमारे जो मजलूम, कमजोर और गरीब, उनको न्याय देना और उनको ससम्मान खिदमत करना, ये प्राथमिकता है। तो उसके लिए वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सख्ती और अनुशासन वाला, और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का सख्ती, अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन की शैली, जिसमें कि जो कि बारी और बराबरी के वसूल पर, और जो जिस तरह की पद्धति रहेगी, जिस तरह का वातावरण रहेगा, वो शासन चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष, और बारी और बराबरी मतलब जब आपका टर्न आएगा तभी आपका काम होगा। वो टर्न, वो बारी आपकी टूटेगी नहीं, चाहे वो कितना भी कोई रसूख वाला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही क्यों बेटा न हो, राष्ट्रपति का ही बेटा क्यों न हो, वो जो उस बारी को, उस टर्न को तोड़ नहीं पाएगा। तो ये है। और जितनी भी योजनाएं हैं वो 100% लागू होंगी, उनका लाभ 100% उनको मिलेगा। और राजीव गांधी की तरह, यानी कोई बोल के नहीं निकल जाएगा कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया ही मिलता है लक्षित तबके को, और बाकी 90 रुपया जो है सिस्टम खा जाता है। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। और हर योजना अपने शुद्ध और सही रूप में लागू होगी, और उसका लाभ, और उन योजनाओं का लाभ 100% जो है हमारे जिनके लिए वो योजना है, उनको लक्षित जो तबका है उनको मिलेगा। और आज की तारीख में देख लिए, कोई भी योजना ले लीजिए, लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जैसे ये राशन कार्ड है, जो पता नहीं पीला कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS या जन वितरण प्रणाली से जो सस्ते दामों पर मैंने हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए अनाज मिलते हैं, जो भी है। और इसमें जो कार्ड बनते हैं, उन कार्डों में भी धांधली मिलती है कि जो उसका पात्र नहीं है, उसका जो है यानी कार्ड बना हुआ है।
और और जिनका कार्ड बनना चाहिए वो जो है वो छूटे हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है। जैसे कहते हैं कि मतलब कि तालाब में एक ही गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो वही चीज है। तो संख्या पर मत जाइए। यदि एक भी गरीब को, दो भी गरीब को यदि वो वंचित है, तो वो शासन व्यवस्था के लिए लानत है। और वो इसलिए है कि सख्ती और अनुशासन का पूरा अभाव है, निष्पक्षता का अभाव है, चुस्त दुरुस्त का अभाव है, इसलिए। और कोई तो कह रहा था कि मोदी महोदय का जो मुफ्त में राशन जो 80 करोड़ लोगों को इतने साल तक, शायद 1 साल तक जो है कोरोना की अवधि में दिलाते रहे, उसमें भी भ्रष्टाचार। उसमें भी कह रहा था कि बीजेपी के एमएलए एमपी वो अपना हिस्सा, वो हिस्सेदारी की बात कोई कह रहा था, लेकिन बीजेपी ने जो है इसकी यानी जांच कराने की हिम्मत नहीं की। तो इनके हर स्कीम, हर योजना में भ्रष्टाचार अपने आप जो है वो पनप जाता है। तो वो इसलिए कि जो बताया गया, इनकी जो बताया जा रहा है कि यदि हमारे शासन व्यवस्था में सख्ती हो, अनुशासन हो और नियम पालन और कानून पालन हो, वो उसका माहौल चुस्त और दुरुस्त और निष्पक्ष हो, तो इस तरह की समस्याएं जो है उसमें आ नहीं सकती। इस तरह की व्यवस्था में इन सबों का विश्वास भी नहीं है, न तो विश्वास है, न तो इस तरह से काम करने के लिए तैयार है। और दिन रात किसी न किसी रूप में जो है वो शिकायतें, वारदात बातें आते रहती हैं। और मैंने जो व्यापारी जो व्यापारिक वर्ग है वो किस तरह से दाम बढ़ाता है, करता है। और सिर्फ व्यापारिक वर्ग ही नहीं, हर क्षेत्रों में। मान लीजिए आप जो है वो पेट्रोल पंप पर आप चले जाइए, तो यदि आप 1000 रुपये का डीजल भरवाते हैं, तो बताते हैं कि वो डीजल जो है जो दिखाता है कि वह 1000 रुपये का भरता है, वो भरता है 950 का ही या 925 का ही। और वो मैंने इसके लिए जो है उनको किसी व्यवस्था और सरकार का डर नहीं है। और यदि आम पब्लिक उसको बताने लगे तो उसका टाइम भी जाएगा, झगड़ा भी होगा, और कहीं उसकी सुनवाई भी नहीं। पुलिस के पास भी जाएंगे, पुलिस वैसे ही जो है वो माशाअल्लाह है, वो उसके पास और भी प्राथमिकताओं के केस हैं, और बड़ी लापरवाही से सुनेगा, देखेगा। पुलिस भी उन्हीं मामलों को देखती है जिस पर कोई रसूख वालों का दबाव रहता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी जनता है, आम भारतीय भाई बहनों को की सेवा के लिए होना चाहिए, वो वातावरण बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो तभी हो सकता है जैसा कि भारतीय जनता दल अभी बता रहा और आगे भी बताएगा कि शासन व्यवस्था जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब के सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन के आधार पर। और ये चीजें शायद किसी कल्पना में न हो, लेकिन भारतीय जनता दल स्पष्ट है, वो करके दिखाएगा। और उसका नमूना मैं कुछ नमूना आपको सामने पेश करता हूँ, आपको शायद कुछ समझने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री पोर्टल खोला गया है, उसमें आप डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री के पोर्टल खोलने के पहले आखिर जनता को चाहिए कि उसकी शिकायत, मान लीजिए उसकी शिकायत पुलिस वाले से है, पुलिस के यहाँ जो है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और कापी जो है जो पुलिस का मुखिया है जिले स्तर पर, एसएसपी के पास होनी चाहिए। उन लोगों ने क्या किया है उसके अनुसार, और यदि उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो उन पुलिस वालों पर, उस एसएसपी पर
भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना कि सिस्टम को जब तक आप सुधारेंगे नहीं तो इस तरह की वारदातें जो है होती रहेंगी। और तो मुख्यमंत्री का पोर्टल खोलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को दुरुस्त करने से होगा। एक बार हालांकि फिल्मों की बात का महत्व हम नहीं देते हैं, लेकिन वो उनमें कभी कभी ऐसे वक्तव्य आ जाते हैं जो कि यानी जमीनी हकीकत के बिल्कुल करीब दिखाई देते हैं। एक फिल्म थी सिंघम, तो सिंघम जो है पुलिस जो है जितने पुलिस अधिकारी थे उनके बीच में वो कह रहा है कि सिस्टम खराब है, यह कहने से बात नहीं बनेगी, सिस्टम को दुरुस्त करने से बात बनेगी। सिर्फ सिस्टम खराब क्या करके आप जो है वो क्या करके यानी भाग निकलिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी से पला झाड़ते हुए भाग निकलिए, इससे बात नहीं बने वाली है। सिस्टम को दुरुस्त करना, और सिस्टम को दुरुस्त जो है करने की जिम्मेदारी हर एक की है, एसएसपी की भी है, डीआईजी की भी है, डीजी की भी है, और जो है मंत्री की भी है, और मुख्यमंत्री की है, और जो है वो प्रधानमंत्री की भी है। लेकिन कोई भी इसमें आप देखते हैं कि सिस्टम को दुरुस्त करने की कोई बात करता ही नहीं है। सबके सब जो है एक कंप्लेंट रिसीविंग सेंटर बन गए हैं, शिकायत बस उन क्या करिए। यदि सिस्टम दुरुस्त है तो मुख्यमंत्री पोर्टल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का नाटक जो देखा गया यूट्यूब पर, एक बार मैंने देखा था, ये जनता दरबार लगाता है वो नीतीश, वो सब लोग उसे मिलने आते हैं, वो मैंने जितने वो शिकायत करता है उनको बाएं पकड़ करके पुलिस वाले बिठाते हैं कुर्सी पर, और जो है वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं, तब तक वो बाँ पकड़ कर उनको उठा करके बाहर कर देते हैं। और जो है और मुख्यमंत्री नीतीश महोदय कहते क्या है, भाई ये सज्जन आए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, इनको देखिए। इसका क्या मतलब कि जब नीतीश कुमार कहेंगे तभी वो देखेंगे। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को लानत है, और उनको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि इस तरह की नौबत क्यों आ रही है। सिस्टम को ठीक करना है। तो इसी तरह के जो है, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, जिस नीतीश का ये यानी जन विरोधी इसकी गतिविधि जो चल रही है, और समाज विरोधी गतिविधि इसकी जो चल रही है, वो जो चल रही है वो हमारे आपकी मानसिकता के आधार पर चल रही है। ऐसे को आप जो है वोट करते क्यों हैं? क्यों वोट करते हैं? जब तक इस पर आप गंभीर नहीं होंगे, इस तरह की स्थिति में कि नीतीश कुमार हुआ, जय योगी आदित्यनाथ हो, जो और भी होंगे, इस तरह के नौटंकी की जो है वो मुख्यमंत्री पोर्टल खोल दिया, जनता दरबार खोल दिया, फलान खोल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और उसका एक नमूना भी बताने कि कैसे दुरुस्त कैसे करते हैं इसी वातावरण में। वैसे तो मैंने कहा कि जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सख्ती और अनुशासन की शैली, और उसके साथ साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की शैली से ही जो है सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। तब इस तरह की शिकायतें शिकायतों का कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब ये कुछ वो पराबौद्धिक हाइपर टाइप के वो इसका मजाक उड़ाएंगे, या उनकी खोपड़ी में नहीं घुसेगा,
वो बात दूसरी है। तो एक नमूना आपको बता रहे हैं, सन 70 के दशक में चरण सिंह वास्तव में कांग्रेस में थे। उस कांग्रेस को तोड़कर क्योंकि उन्होंने बनाया था BKD, भारतीय क्रांति दल, और उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के लिए, और उसमें ये बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। तो जनसंघ के 98 MLA थे। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के लिए जनसंघ ने चरण सिंह को समर्थन दे दिया, और उसमें ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RJD बिल्कुल नहीं थी। क्या थी? सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये सब पार्टियां थी। तो इन सबों ने भी गैर कांग्रेसी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनने के लिए समर्थन दे दिया। तो सन 70 के दशक में चरण सिंह के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। चरण सिंह ने बिल्कुल अच्छी तरह से यह समझ लिया था कि यह जो समर्थन हमको दिया गया है हमारी सरकार को, ये फ्रेजाइल है, ये बिल्कुल मतलब कि क्या कहते हैं कि बिल्कुल अस्थिर है, और कभी भी ये सब खेल कर सकते हैं और उसको वापस ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा भाई कि जो भी हमको समय मिला है इसका मुख्यमंत्री बनने मुख्यमंत्रित्व के लिए तो कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी भी उपस्थिति जो है दर्ज हो जाए। तो उनका ये सोचना था कि भाई योजनाएं तो सरकार बहुत बनाती है, आवरी टावर में AC में बैठ करके फलाने ठिकाने, लेकिन वो योजनाएं जो है जमीन पर किस हालातों में लागू होती हैं, ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण माने सवाल है, विषय है। चरण सिंह ने इसी विषय इसी विषय को गंभीरता से लिया। उनका यह सोचना था कि जनता की जो तकलीफें हैं सबसे अधिक होती हैं पुलिस से। पुलिस यदि चुस्त दुरुस्त हो जाए तो उसकी 60 से लेकर 70% तकलीफें दूर, और चूंकि चुस्त दुरुस्त नहीं है, निकम्मी है और भी बुराइयों से वो ग्रसित है, तो जनता की तकलीफें यथावत वो बनी रहेंगी। तो वो चरण सिंह लखनऊ में बैठते बहुत कम थे, बस खुद अब स्वयं मैंने क्या हालात हैं मैंने शासन प्रशासन के व्यवस्थाओं के, वो खुद उनका जायजा लेने के लिए स्वयं जाते थे। तो फर्ज करिए कि मान लीजिए किसी थाने में गए और उनका जो लश्कर वगैरह था तो आसपास में रहता था। ऐसी बात नहीं कि सुरक्षित रूप में नहीं जाते थे, तो आसपास में रहता था, और किसी भी काल पर वो तुरंत जो है वो इकट्ठा भी हो जाया करता था। तो मान लीजिए वो किसी थाने में गए और उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट या एक रपट लिखनी है, तो जाहिर सी बात है कि जो आदत पड़ी हुई है, तो जो दीवान महोदय हैं या जो कांस्टेबल है वो बोलेगा कि पैसे लाओ, तो रपट लिखी जाएगी। इतना कहते ही जिस दीवान ने जिस दीवान ने वो रिश्वत की मांग की रिपोर्ट लिखने के लिए, वो दीवान फिर उस थाने का जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष मतलब SHO, और फिर उस जिले का जो पुलिस का जो मुखिया है, जो हेड ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब और उसमें SSP नहीं हुआ, उसमें SSP नहीं हुआ करते थे, SP थे उसमें। तो SP उस जिले के SP, और एक कदम और ऊपर DIG। गलती किसकी थी? कांस्टेबल की।
जिसने 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 रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत की मांग की, गलती उसकी थी। लेकिन चरण सिंह जो है उस दीवान या उस दीवान या कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं थे रहते। दीवान के साथ साथ उस एसएचओ को, उस एसपी को और उस डीआईजी को, यानी चारों को वो सस्पेंड करते थे। क्यों कि ये जो दीवान जो है इस तरह की गलती कर रहा है, इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाए हुए या उसमें लिप्त है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको दुरुस्त करने की। ऐसा नहीं कि आज भी पुलिस वाले पकड़ाते हैं और वो सस्पेंड भी होते हैं, तो वो उनका तो उसका एसएचओ कहता है कि अरे भाई हमको भी नौकरी करनी पड़ती है, हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है, जो कुछ भी करो संभल के करो। और फिर उसका जो है वो डीएसपी बोलता है कि कौन बेवकूफ़ है भाई, तुम्हारा सिपाही जरा भी उसको ज्ञान नहीं है, जरा देख दाख करके मतलब देख दाख के करे। और इसी तरह की टिप्पणी जो है उसका एसएसपी भी करता है, जबकि जो भ्रष्टाचार जो कांस्टेबल करता है उसी भ्रष्टाचार की कमाई में वो एसएचओ, वो डीएसपी, वो एसएसपी सभी खाते हैं। लेकिन जो फंसता है तो सिर्फ सस्पेंड होता है वो कांस्टेबल या वो सिपाही। चरण सिंह ने इसी कड़ी को काट दिया। उन्होंने कहा कि यदि गलती किया है सिपाही तो सिर्फ सिपाही सस्पेंड नहीं होगा, वो सिपाही भी जाएगा, वो जो एसएचओ भी जाएगा, वो डीएसपी भी जाएगा, एसएसपी भी जाएगा, वो डीआईजी भी जाएगा, सबकी जिम्मेदारी बनेगी। उन्होंने इस कड़ी को काट दिया। तो इसको कहते हैं सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास। और उसी प्रकार मान लीजिए बिजली विभाग में गए तो कोई काम पड़ा, और मान लीजिए वो ऑफिस आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, बाबू ने पैसे मांगे, तो सिर्फ वो बाबू या क्लर्क ही नहीं, वो बाबू और उस ऑफिस का जो मुखिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर उसका जो बॉस है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, और एक स्टेप और एक कदम और ऊपर चीफ इंजीनियर। गलती किसकी थी? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाबू की, जो कि रिश्वत मांगा था किसी काम के लिए। लेकिन चरण सिंह के मान्यता के अनुसार, उनके विचार के अनुसार, उनकी शासन पद्धति के अनुसार ये चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनका बाबू जो है रिश्वतखोर न रह पाए। वह जो है निष्पक्षता से और भ्रष्टाचार रहित सेवा दे सको। इसलिए वो अच्छा जो सस्पेंड करते थे तो ऐसा नहीं कि लखनऊ जाकर के नहीं, वही स्पॉट पर मौके पर ही। तो यदि बाबू को उन्होंने पकड़ा तो उसी ऑफिस से ही जो है उन्होंने वायरलेस करवा दिया कि बाबू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और वो चीफ इंजीनियर सब वो सस्पेंड हो गए। और इसी तरह मान लीजिए कि वो किसी अस्पताल में गए, तो अस्पताल का मान लीजिए कोई नर्स है, वार्ड बॉय है या डॉक्टर है, जो भी है, और उसकी लापरवाही देखी गई या पैसे मांगे, जो भी है, तो वो नर्स, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ या वही नहीं, वो कंसर्न ऑफिशियल और इसके बाद उस अस्पताल का जो मुखिया है यानी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, और फिर उस जिले का जो स्वास्थ्य का जो मुखिया है सीएमओ, और एक स्टेप और ऊपर, एक कदम और ऊपर डायरेक्टर हेल्थ, सबको उसी अस्पताल में ही जो है सस्पेंड करते थे।
तो पूरे पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और निकामापनी के प्रति जो है दहशत हो गई थी लोगों को कि ये हमने भ्रष्टाचार को छुआ तो हमारा कैरियर, नौकरी का कैरियर बर्बाद। नौकरी करना है तो भ्रष्टाचार रहित और निकामापनी रहित, ये माहौल बना था। और उन्होंने जानते हैं, और यही नहीं, हर एक जिलों में जो इसमें तो आपका वो पंचायत, आपका जिला पंचायत होता है, उसमें उसमें हुआ करता था जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड माने भ्रष्ट नेताओं का अड्डा। और उसमें जो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड अलग था, उत्तराखंड समेत माने उत्तर प्रदेश एक ही था। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही रात में चरण सिंह ने सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग कर दिया उन्होंने, और वो कलेक्टर के हवाले कर दिया। यानी जो भ्रष्ट नेताओं का जो अड्डा था ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद जानते हैं कि एक जो पटवारी होते हैं, लेखपाल जिसे कहते हैं, तो उसमें शायद ये हमारे कायस्थ कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का विशेष उसमें भर्ती, अब तो और लोग भी उसमें आ गए हैं, लेकिन खास करके कायस्थ कहे जाने वाले वो थे, उनका बोलबाला था। तो वो बोलते थे कि ये तो मेरा मौरसी हक है और इसको कोई छीन नहीं सकता। और वो कोई मांग लेकर के वो हड़ताल पर चले गए। और उनमें ये मैंने सोचना था, उनका ये गुमान था कि हम सरकार को झुका देंगे, और सरकार को लोग झुकाते रहते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हड़ताल पे गए। तो चरण सिंह ने एक थ्रेटनिंग दिया, एक वार्निंग दिया, एक चेतावनी दी कि ड्यूटी पर आप लोग लौट आए, ड्यूटी रिज्यूम करिए, वरना जो है कार्रवाई होगी। तो जानते हैं ये कर्मचारियों का जो यूनियन, जो संघ है, वो बहुत उदंड रहता है। उससे पता है सरकार तो ऐसे वो धमकी दिया करती है, ये तो उसका रूटीन है, और इन धमकियों में कुछ रखा उखा नहीं है। और तो वो सब मैंने वो सब ड्यूटी पर नहीं आए, लौटे नहीं। चरण सिंह ने जो लेखपाल थे वो 150 को नहीं, 1000 को भी नहीं, 6000 लेखपालों को बर्खास्त कर, मैंने उनको डिसमिस कर दिया। लोग कहते हैं ना, सस्पेंड नहीं, उनको नौकरी से निकाल दिया। और फिर 6000 जो है पटवारियों को या लेखपालों को निकाल दिया, और 6000 की भर्ती भी कर दिया। भर्ती इसलिए कर दिया कि कल को ये कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए, सरकार कह देगी, सरकार बिल्कुल साफ कह देगी कोर्ट के आगे कि साहब कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो भ्रष्ट आचरण करने वाले जो कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, चाहे तत्व हो, यहां तक आप दंडात्मक जो है वो कार्रवाई आप करेंगे, तब जाकर के उनकी आदतें जो है जाएंगी। और वो भी सिर्फ एक बार के लिए नहीं, सुभाष चंद्र बोस की शैली 25 से 30 साल तक, तब जाकर जाएगी। हमने देखा था कि एक जो है वो YouTube पर सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रमुख प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो तारीफ कर रहे थे दुबई में इस व्यवस्था की, जो कि बार बार भारतीय जनता दल, यानी किस तरह का सख्त अनुशासन का वातावरण होना चाहिए, उसको समझाने के लिए जो है कई बार भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के माध्यम से बताया था कि दुबई में आपका पर्स गिर जाए, आपका पैसा छूट जाए, कोई सामान छूट जाए,
आप कितने दिन बाद जाएंगे आपको वहीं पर मिलेगा, या किसी की कस्टडी में मिलेगा, अपना परिचय देंगे, वो आपको वापस मिल जाएगा। भारत में तो आपके पास भी रहेंगे तभी वो छीन के चला जाएगा, और पुलिस जानती भी होगी कि यानी ये किसने छीना है। न तो आपका जो है न तो आपका FIR लिखा जाएगा, न तो आपको वो सामान मिलेगा। क्यों कि दंड की व्यवस्था यहां बिल्कुल नगण्य है, लचर है। दुष्टों के खिलाफ जब तक दंड की व्यवस्था जो है सख्ती से नहीं किया जाएगा तो ऐसे वातावरण में पब्लिक जो है वो खौफ में रहेगी, दबाव में रहेगी, और अपराधी जो है बेखौफ होंगे। तो ये उस सिस्टम को लानत है जिस सिस्टम में हमारे जो अवाम जो है खौफ में रहे, हमेशा संदेह में रहे, और बगैर वो रिश्वत दिए उसका काम ना हो। तो इस सिस्टम को लानत है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिस्टम को लानत कहने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस सिस्टम पर जो काबिज लोग होते हैं वही लोग जो है इस तरह की बातों की इस तरह की प्रवृत्तियों को जन्म भी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और पालते भी हैं, और उन्हीं को हम वोट दे करके सिस्टम में भेजते हैं, सत्ता में भेजते हैं। तो उस अपराध का बोध भी नहीं होता, उस अपराध का हम भारतीय भाई बहनों में बोध नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा गड्ढा है कि आज तक जो है हम भारतीय भाई बहनों में ये अपराध बोध नहीं आया कि ये गलती हमसे 60-70 सालों से हो रही है। पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जिसके कि वो पात्र होते हैं। और आप जो है जातिवाद के आधार पर वोट करेंगे तो वो आपकी पात्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर वोट करेंगे, वो आपकी पात्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है वो। और इसी प्रकार अन्य जो है विचारों के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, तमिलनाडु में क्या है? कट्टर प्रांतवादिता है, कट्टर भाषावादिता है। क्या समझते हैं कि अच्छी सरकार को चुनने की पात्रता यानी बची है वहां पर? बिल्कुल नहीं। यानी घोर जातिवाद छाया हुआ है, क्या कहने की बिहार में घोर जातिवाद छाया हुआ है, यूपी में और जगहों पर। क्या समझते हैं कि हमारी ऐसे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, ऐसे आदरणीय भारतीय आवाम की यानी सही सरकार चुनने की पात्रता बची है? नहीं बची है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इन गंभीर विषयों पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये देश के दुश्मन चैनल, टीवी चैनल वाले जो है दिन रात हिंदू मुस्लिम। देश को जरूरत है कि हमारे देश के लोग अच्छे नागरिक कैसे बने अपने, और हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, इसका भाव कैसे आए, और हमारे देशवासी, हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन है, ये भाव कैसे है। ये करने के बजाय ये देश के शत्रु, दुश्मन, ये मीडिया वाले दिन रात हिंदू मुस्लिम। और यही नहीं, जितने भी बीजेपी वाले हमारा हिंदू ऊपर है तो हमारा सनातन ऊपर है, फलान ढेकन, सब बकवास है। इस देश में सर्वोच्चता सिर्फ देश की है, उसके बाद हमारी आवाम की है, इसके बाद हमारे संविधान की है, और इसके बाद हमारी वो साझी सोच की है कि जो कुछ भी है अपना साझा है। हमारी साझी सोच और साझा विचार, साझी विरासत, साझा इतिहास, साझी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब, इसकी आवश्यकता है।
इसके विपरीत ये सब किस तरह का माहौल, किस तरह का ये मीडिया वाले और जो है उसी में कुछ स्वार्थी किस्म के बौद्धिक वर्ग जो ये सब उसमें लिप्त है। तो भारतीय भाई, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इसके प्रति जो है वो संजीत होइए। एक वाकया और भी सुन लीजिए। कोई चंद्रशेखर यादव करके है शिक्षा मंत्री, वो नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में, उसने जो है हमारा जो मैंने एक आदर्श ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस को कहा कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि किसी भी ग्रंथ में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, मानता हूं। ऐसे में इसको डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुरान में भी होगा, रामायण भी होगा, गीता में भी, सब में होगा। लेकिन हमको आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। वो जो है चंद्रशेखर यादव के समर्थन में कुछ उत्तरी बिहार के लोगों को यही वामपंथी सब इकट्ठा किए थे कि हम जो है वो जो है हम जो है मनुस्मृति को जलाएंगे, रामायण को जलाएंगे और जो है वो और हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाएंगे। और शायद ये भी सुनने में आया था कि कोई यानी पागल किस्म का कट्टरपंथी किस्म का कोई साधु यहाँ का अयोध्या का बोला था कि वो जो चंद्रशेखर यादव है मंत्री नीतीश कुमार की सरकार का, उसकी जो जीभ काट के लाएगा उसको वो जो है वो 1 करोड़ रुपया देगा, नहीं 10 करोड़ रुपया देगा। तो वो सब कह रहे थे कि जो उस साधु की गर्दन काट के लाएगा उसको 20 करोड़ रुपया देगा। इस तरह का पागलपन चल रहा है। पागलपन उस जनता का भी है जो जनता कह रहे थे कि हमको नहीं दिखाया गया है, ढोल गवार सूत्र पर सुनारी कहा गया है, फलाने ढिकाने। अरे भाई, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि हमारा देश ये भारत के संविधान से चलता है। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप जो है इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप भारतीय हैं। आप जाति में क्यों घुसते हैं? जो जातिवाद जो है हिंदू सनातन का अभिशाप रहा, अभी भी जो है भारत के संविधान बनने के बाद भी जो है भारत का संविधान बनने के बाद, उसके लागू होने के बाद भी भारतीय समाज का और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दंश, सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। भारत का संविधान कहता है कि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आप अपने को भारतीय नागरिक जो है मानने को तैयार ही नहीं है। आप बोलते हैं नहीं, हम इस जात के हैं, हम जो है नीच जात के हैं। भारत का संविधान आपको सम्मान देने के लिए तैयार है। तो ये सबसे बड़ी गलती है उन लोगों की जो अपने को भारतीय नहीं मानते। तो एक बार वो अपने को भारतीय माने और दूसरों को भी कोई भारतीय माने। जिनको बोलते हैं ना कि सवर्ण वाले भी जो है, सवर्ण कहे जाने वाले वो भी भारतीय हैं। सभी लोग भारतीय हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। सभी लोग भारतीय हैं। यदि भाव आ जाए तो फिर जो है कुछ जो है वो रामायण में कुछ जो है वो रामचरितमानस में लिखी हुई इस तरह की त्रुटियां होगी, वो अपने आप जो है अप्रासंगिक बन जाएंगी। कहीं भी कुरान में भी लिखा होगा, वो कहीं होगा। तो सारी बातें जो है यानी अप्रासंगिक तब बनेंगी जबकि हम भारत के संविधान के आदेशों का, निर्देशों का, उसके सिद्धांतों का पालन करेंगे, अपने को भारतीय मानेंगे, पूरे देश के लोगों को भारतीय मानेंगे, बराबरी के आधार पर। अपने आप इस तरह की जो भेद विभेद नफरत की बातें हैं अपने आप जो है समाप्त हो जाएंगी।
लेकिन ये जो देश के दुश्मन जो पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी है, वो है, इन्होंने मैंने वातावरण को इतना उलझा दिया है कि जनता जो है यानी सही रूप में वो कैसे सोच पाए। अब इस देश का इतना बड़ा गद्दार राहुल गांधी, अब इस बात को बार बार कहना पड़ेगा, जो राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाए और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजे, वो कितना बड़ा गद्दार होगा, जरा सोचिए। जो राहुल गांधी आज से 4 साल या 5 साल पहले डोकलाम का मुद्दा, डोकलाम एक क्षेत्र पड़ता है कहाँ, भूटान में, तो चिकन नेक एक जो है सामरिक एक विचारधारा है, वो किसी उपजी है। भारत का नक्शा देखिए तो किशनगंज जो जिला है बिहार का और सिलीगुड़ी जो जिला है पश्चिम बंगाल का, इन दोनों के बीच में एक गलियारा है करीब 50-60 किलोमीटर लंबा और 18 या 20 किलोमीटर चौड़ा, मतलब उधर से नेपाल है और इधर से बांग्लादेश है। तो बड़ा वो संजीद किस्म का, मार्मिक किस्म का है। और भारत के जो दुश्मन है, भारत के अंदर भी भारत बाहर भी, तो उसी गलियारे पर, और नक्शा आप देखें तो वो जो है मुर्गी या मुर्गे के गर्दन जैसा दिखता है, यानी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं चिकन नेक। तो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा मार्मिक है। तो देश के भारत के दुश्मन, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, इसी पर नजर रहती है कि यदि इसको काट दिया जाए तो पूरा का पूरा उत्तर भारत शेष भारत से कट जाएगा। सरजील अहमद था ना, वो क्या कहते हैं कि भारत विरोधी, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण दिया था कि बड़े आराम से जो है वो चिकन नेक को काट करके जो है पूर्वोत्तर भारत में, भारत मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भारत से अलग किया जा सकता है। इस तरह की बात सरेआम जाकर के वो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान में बोला था उसने। तो उसी चिकन नेक पर नजर रखते हुए हमारा दुश्मन चीन जो है डोकलाम में आ गया था। तो डोकलाम जो है क्षेत्र पड़ता है भूटान का, तो वैसे भी भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और दूसरे कि यदि वहां तक चीन पहुंच गया तो बड़े आसानी से चिकन नेक पर जो है नजर रख भी सकता है और उस पर प्रहार भी कर सकता है। तो भारतीय सेना भी पहुंच गई और वो सब आए थे, माने वो सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं को बनाने के लिए, और तमाम लेके आए थे, जेसीबी, बुलडोजर इत्यादि सब लेके पहुंचे थे। तो भारतीय सेना ने उसका विरोध किया और फिर दोनों देशों की सेनाएं, भारत की भी सेनाएं और दुश्मन चीन की सेनाएं आमने सामने डोकलाम के मुद्दे पर 2.5 से 3 महीने आमने सामने डटी रही। किसी समय जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, इसकी भी आशंका थी। इतने नाजुक माने हालातों के बीच में, इसी दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में छिपे तौर पर छिप करके मिला। वो रात के अंधेरे में चोरी छिपे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है। हमारे देश के लोग ही, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ही खुद फैसला करें कि इससे बढ़ करके गद्दार कौन होगा। और आज तक ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय ने
यानी इसकी जांच कराने की जहमत तक नहीं की कि आखिर इस गद्दार राहुल गांधी ने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के उस दौरान मिलकर के क्या बातें की, कौन सी हमारे देश की मार्मिक सूचनाएं, कौन सी हमारे देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं दुश्मन चीन के राजदूत से इसने साझा किया, इसकी सब जांच तक नहीं कराया। और ये बीजेपी वाले जो है राहुल गांधी को गद्दार तक नहीं कहते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी यही है, इतने घोर गद्दार राहुल गांधी को गद्दार तक नहीं कहते। बीजेपी वालों की साजिश जरा देखिए ना, इसको बोलेंगे कि ये अबोध बालक है, नासमझ है, वो है, अधिक से अधिक पप्पू है। बताइए, जो इतना खतरनाक दुश्मन हो, इतना खतरनाक गद्दार हो, उसको बीजेपी वाले पेश करते हैं पप्पू के रूप में। तमाम जो है सोशल मीडिया पर अब देखे होंगे जो है इसको पप्पू के रूप में, नासमझ के रूप में, चुटकुले के रूप में, इसकी बातों पर आनंद उठाइए इस रूप में। बीजेपी की साजिश है कि उसी में आनंद उठाइए, उसको देश का गद्दार मत मानिए। ये बीजेपी की गद्दारी है अपने देश के प्रति। तो ये बीजेपी के लोग नाम तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल है कि जो देश के गद्दार को गद्दार नहीं कहे और गद्दार के रूप में देश जिसको जाने नहीं, इसकी साजिश करे, वो कैसा राष्ट्रवादी? बीजेपी इन्हीं सब पापों को ढकने के लिए एक पांथिक माहौल खड़ा करता है, हिंदुत्व का, सनातन का, जय श्री राम का, ये सब जो है इसी यानी देश के खिलाफ जो इसकी साजिश है। क्या साजिश है? इस गद्दार राहुल गांधी और गद्दार जेएनपीसी को बचाने की जो साजिश है, उस पाप को ढकने के लिए ये धार्मिक मुद्दा लगती है। और ये बीजेपी को आईना दिखाने की आवश्यकता है, ये है कि ये हमारा देश किसी भी पंथ पर आधारित नहीं है। ये हमारा जो है एक जो है भारत के संविधान पर आधारित होने के कारण यह हमारा भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। कई बार बताया गया, लेकिन फिर भी इसको हिंदू राष्ट्र बोलने से बीजेपी के जितने काफी चमचे जो है इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में और वोट जो बटोरते हैं कि हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं। विकास की चकाचौंध में बीजेपी जो है देश के दुश्मनों को बचाने, देश के घोर गद्दारों को बचाने का जो देशद्रोही काम कर रही है, उसको छुपाने की ये साजिश है बीजेपी वालों की। इस तरह से लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। देश बचेगा तभी हम बचेंगे, देश बचेगा तभी जाकर के हिंदू सनातन भी बचेगा, इस्लाम भी बचेगा। और एक बात और, इस देश में न तो हिंदू सनातन के सिद्धांत, न तो इस्लाम का वो कुरान और शरिया या ईसाई पंथ का बाइबल या सिख पंथ का गुरु ग्रंथ साहिब बिल्कुल लागू नहीं होगा। इस देश में सिर्फ भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए जो नियम कानून और नियम कानून के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावली, ये सभी को अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। बार बार के बोलते हैं ना सब के कुछ कट्टरवादी इस्लाम आता है कि हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो शरिया को मानेंगे, बोलते हैं सर। उनको अच्छी तरह से बताना पड़ेगा कि इस देश में न तो कुरान चलेगा, न तो शरिया चलेगा, न तो वो हिंदू सनातन की कोई पद्धति चलेगी,
न तो बाइबल चलेगा, न तो गुरु ग्रंथ साहिब की कोई बात चलेगी। सिर्फ भारत के संविधान के अंदर बने हुए कानून, विधि कानून और उस विधि कानून के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावली, ये अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें और ऐसे तत्वों को वो जो है वो हतोत्साहित करें। और भी बातें कहने को हैं, लेकिन इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।